हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डायमेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। डायमेंशन एक्चुअली होता क्या है। तो सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि डायमेंशन हम लोग डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़ की निकालते हैं, फंडामेंटल की नहीं। कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हमारे पास हैं, जैसे कि मास को हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ को हम लोग कैपिटल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और टाइम को रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों कैपिटल टी से, ये आप जानते होंगे। ये तीनों की तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी चार और भी होती है, बट अभी इस तीन पर समझिए कि डायमेंशन कहते किसको है। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल्स हो गए। अब अगर कोई भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है तो उन डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिखा जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में वेलोसिटी ले रहा हूं। वेलोसिटी को डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी क्यों कहते हैं? क्योंकि वेलोसिटी इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज से कैलकुलेट करी जाती है। आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है? बेसिकली डिस्प्लेसमेंट लेंथ ही है। और अगर ये लेंथ है तो आप डिस्प्लेसमेंट के बदले एल लिख सकते हैं और टाइम के बदले में टी लिख सकते हैं। तो यहां से आपको मिला एल टी के पावर -1। टी ऊपर चला जाएगा, इसको आप बड़े ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। तो आपने यहां पर वेलोसिटी की डायमेंशन निकाल ली। बच्चों, वेलोसिटी की जो ये डायमेंशन मिल रही है एल टी के पावर -1, इस डायमेंशन की सहायता से आप बता सकते हो कि वेलोसिटी किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है। बिल्कुल इस डायमेंशन को देख के बता सकते हो। वेलोसिटी लेंथ पर डिपेंड कर रही है, वेलोसिटी टाइम पर डिपेंड कर रही है। फंडामेंटली ये इन्हीं दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट भी बेसिकली लेंथ ही है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करती है, इट्स ओके, बट डिस्प्लेसमेंट भी लेंथ ही है। फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ है वो। तो डायमेंशन को देख करके आप बता सकते हो कि कोई भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है। और न केवल किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है, बल्कि उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के कौन से पावर पर डिपेंड कर रहा है। जैसे यहां पर लेंथ के ऊपर आप 1 मान सकते हो, तो आप ये समझ सकते हो कि वेलोसिटी लेंथ के पहले पावर पर और टाइम के निगेटिवली पहले पावर पर डिपेंड कर रही है। और इन्हीं पावर्स को हम लोग डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशंस आर बेसिकली पावर्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर जो ये पावर्स लगाए जाते हैं, जिससे कि किसी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट बन जाए। किसी फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर्स लगाए गए हैं, इन पावर्स की सहायता से किसी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट तैयार हो जाती है। और इसी चीज को आप कहते हो कि आपने डायमेंशन लिखी है। जैसे यहां से आप यूनिट आराम से बता सकते हो। एल टी के पावर -1 है तो लेंथ की यूनिट होती है बच्चों मीटर, और टाइम की होती है सेकेंड। तो ये बन गई वेलोसिटी की यूनिट, मीटर पर सेकेंड। फिर से अपनी बात में रिवाइज कर दूं। डायमेंशंस आर बेसिकली पावर्स। पावर्स को ही डायमेंशन कहते हैं। बट वो पावर्स लगाए कहां जाएंगे? फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। क्यों लगाए जाएंगे? जिससे कि किसी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट आसानी से लिखी जा सके। एक्सेलरेशन की डायमेंशन लिखनी हो तो सबसे पहले जिस फिजिकल क्वांटिटी का आपको डायमेंशन चाहिए उसका फार्मूला लिखना पड़ता है। तो एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है बच्चों चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम टेकन। और देखो चेंज इन वेलोसिटी भी वेलोसिटी ही होगी। चेंज इन वेलोसिटी वेलोसिटी होगी। और अगर ये वेलोसिटी होगी तो फिर इसकी डायमेंशन अभी अभी हम लोगों ने निकाली है एल टी के पावर -1, एंड बाय टाइम की डायमेंशन होती है टी। तो ये डायमेंशन आपको मिल जाएगी, टी ऊपर चला जाएगा, टी टू द पावर -2। इसको आप बड़े ब्रैकेट से घेर लीजिएगा। ये जो मिला वह एक्सेलरेशन की डायमेंशन मिल गई।
और एक्सेलरेशन की डायमेंशन को देख करके भी आप बता सकते हो कि एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ पर डिपेंड करती है और टाइम पर डिपेंड करती है। लेंथ के पहले पावर पर डिपेंड करती है और टाइम के नेगेटिवली सेकेंड पावर पर डिपेंड करती है। डायमेंशन की सहायता से आप ये बता सकते हो कि कोई भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करता है और उन फंडामेंटल क्वांटिटीज के कौन से पावर पर डिपेंड करता है, क्योंकि इतना मिलते ही आप उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए यूनिट लिख पाते हो। यहां से भी आप यूनिट आसानी से लिख सकते हो। लेंथ की यूनिट मीटर और टाइम की सेकेंड। तो आपका ये बन गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एज यू ऑलरेडी नो। चलिए कुछ और डायमेंशंस निकाला जाए। चलिए एक्सेलरेशन के बाद अब हम लोग फोर्स की तरफ बढ़ते हैं। फोर्स की डायमेंशन अगर निकालनी है तो पहले फार्मूला लिख दीजिए, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास को m से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सेलरेशन की डायमेंशन आप चाहो तो निकाल भी सकते हो और अभी निकाले भी हो। तो अभी जो हम लोगों ने एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकाली है वो lt के पावर -2 मिला है। तो ये आपका फोर्स का डायमेंशन मिल गया। फोर्स किस पर डिपेंड कर रहा है? मास पर भी डिपेंड कर रहा है, लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है और टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट, अगर हम लोग वर्क का निकालना चाहें डायमेंशन, तो वर्क बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की डायमेंशन अभी हम लोगों ने निकाली, इंटू डिस्टेंस L। यह आपका बन जाएगा ml² T⁻²। जैसे ही डायमेंशन आ जाती है आप उसे घेर दिया करिए बड़े ब्रैकेट से। अब चलिए वर्क की निकल गई। अगर आप पावर की निकालना चाहो तो पावर की निकाल लो। आपको यहां पर पावर का फार्मूला लिखना पड़ेगा, वर्क अपॉन टाइम। वर्क का डायमेंशन अभी अभी मिला, ml² T⁻² बाय टाइम। या पावर का मिल जाएगा आपको, ये ऊपर चला जाएगा तो -2 और +1 -1। ये आपको पावर की डायमेंशन मिल गई। और इसी तरीके से आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हो। शर्त बस इतनी सी है कि जिस किसी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आप निकालना चाहते हो उसका फार्मूला आपको पता हो और उस फार्मूले में सिर्फ आपको m, l, t वगैरह पुट करना है। 4 और होती है जो कम आती है, मेनली यही 3 आती है, मास, लेंथ और टाइम। अब अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इन डायमेंशंस का और क्या यूज है? एक यूज तो बहुत ही क्लियर हो गया कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट हम लोग आसानी से बता सकते हैं डायमेंशंस की सहायता से। इसके 3 और बड़े यूजेस हैं। तो पहला यूज इसका ये है कि हम लोग किसी भी फार्मूले की वैलिडिटी चेक कर सकते हैं कि वो फार्मूला करेक्ट है कि इनकरेक्ट है डायमेंशन की सहायता से। फर्स्ट पॉइंट है डायमेंशन कैन चेक whether a formula in physics is correct or not। एक एग्जाम्पल लेते हैं। हम लोग सही फार्मूला भी उठाते हैं, जैसा कि हम लोग जानते हैं सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन S = ut + ½ at²। खैर ये तो हमें पता है कि ये सही है, बट अगर नहीं पता होता कि ये सही है या गलत है तो हम लोग डायमेंशंस की सहायता से चेक कर सकते हैं। करना बस आपको ये है कि आप लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन लिखिए। तो लेफ्ट हैंड साइड में ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की डायमेंशन L होती है। ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायमेंशन lt⁻⁻1। ये टाइम है +1/2। एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है lt⁻²। टाइम की होती है t। L = गौर करिएगा ये कट जाएगा, L + 1/2 की कोई डायमेंशन नहीं होती, वो नंबर है।
नंबर किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता। कोई भी एक कांस्टेंट नंबर फंडामेंटल क्वांटिटी क्या वो डिपेंड ही नहीं करता किसी पर। जो चीज़ की फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है हम उसकी डायमेंशन निकालते हैं। ये नंबर इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो L ये और ये कैंसिल हो जाएगा। L इज इक्वल टू 2L। तो आप इमोशनल मत होइएगा L इज इक्वल टू 2L देख करके। आपको मतलब केवल अपने मतलब से है, डायमेंशन से है। दोनों ही साइड्स की डायमेंशन सेम आ गई। नंबर इज मीनिंगलेस, डायमेंशन सेम है। LHS में भी लेंथ है केवल और RHS में भी लेंथ है केवल, यानी दोनों साइड्स की डायमेंशन सेम आ गई। डायमेंशन का सेम आना इसका मतलब होता है कि जो फार्मूला दिया गया है वो करेक्ट है। अगर कोई फार्मूला बिल्कुल सही है, बहुत पॉइंट वाली बात कह रहा हूं अब, अगर फार्मूला करेक्ट है, ये बात पक्की है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन निश्चित ही बराबर आएगी। लेकिन अगर किसी फार्मूले में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर आ रही है, तो इसका ये मतलब नहीं निकालना चाहिए कि फार्मूला निश्चित ही सही है। वो फार्मूला गलत भी हो सकता है। फार्मूला सही है, ध्यान से समझिए, फार्मूला सही है तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की डायमेंशन निश्चित ही बराबर आएगी। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन बराबर है तो इस बात की गारंटी नहीं है कि फार्मूला करेक्ट है, फार्मूला इनकरेक्ट भी हो सकता है। क्या मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, जरा समझिएगा। चलिए अब बताइए, हमने ये 1/2 यहां से हटा दिया, ये फार्मूला करेक्ट है कि इनकरेक्ट? निश्चित ही अब ये फार्मूला इनकरेक्ट। सोच के देखिए, क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम आएगी? सेम आएगी। डिस्टेंस की L, वेलोसिटी की LT के पावर -1, एक्सेलरेशन की LT के पावर -2, या L इज इक्वल टू, ये आपका मिल जाएगा L प्लस L, यानी अभी भी आ रहा है ये डायमेंशन सेम ही, डायमेंशन सेम आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का, जबकि ये फार्मूला गलत है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि गलत फार्मूलों के भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम हो सकती है। लेकिन अगर फार्मूला करेक्ट है तो निश्चित ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होगी। इस पॉइंट को अगर समझने में दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसको और अगले वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। डायमेंशन की सहायता से आप किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फार्मूला भी बना सकते हो। डायमेंशन एक गजब की चीज़ है। आप उन फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए भी फार्मूला बना सकते हो जिन फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। तो हुई ये गजब की बात, जानते कुछ नहीं है बट फार्मूला बना कर रख दोगे। एक शर्त है, छोटी सी है बट शर्त है, और शर्त ये कि आपको पता होना चाहिए कि वो फिजिकल क्वांटिटी जिसके लिए आप फार्मूला बनाना चाहते हो वो किन किन क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है। केवल डिपेंडेंस पता होना चाहिए, किस पर डिपेंड कर रही है, तो आप फार्मूला बना सकते हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम किसी सिंपल पेंडुलम भी नया है आप लोगों के लिए, मान लीजिए कोई सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम कोई चीज़ नहीं होती, एक धागे की सहायता से किसी हैवी मास को सस्पेंड कर दीजिएगा, धागे की सहायता से हैवी मास को सस्पेंड कर दीजिएगा किसी फिक्स पॉइंट से, और जब इसी अरेंजमेंट को हम लोग सिंपल पेंडुलम कहते हैं। जब आप मीन पोजीशन से डिस्प्लेस्ड करके इसे छोड़ोगे तो ये ऑसिलेट करने लगेगी, ये ऑसिलेट करने लगेगी। मीन पोजीशन से आप डिस्प्लेस्ड करके छोड़िए, ये आपकी ऑसिलेट करने लगेगी। तो टाइम पीरियड क्या चीज होगा, जरा समझने की कोशिश करिएगा। ये अपना 1 साइकिल पूरा करने में जो समय लगा रही है, मीन पोजीशन से एक तरफ गई, फिर मीन पोजीशन में आकर के दूसरी तरफ गई और फिर मीन पोजीशन में आ गई, इसको अपना 1 साइकिल पूरा करने में जो समय लग रहा है, दैट समय इज कॉल्ड टाइम पीरियड।
उसी समय को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं, 1 साइकिल पूरा करने में जो समय ले रही है। और इसके टाइम पीरियड के लिए ही हमें फार्मूला बनाना है। मान लीजिए टाइम पीरियड को टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके लिए फार्मूला बनाना है। तो ये टाइम किस किस बात पर डिपेंड कर सकता है, ये क्वेश्चन में गिवन होगा। इसका फार्मूला बनाने के लिए जब भी आपसे कहेगा कि टाइम पीरियड के लिए फार्मूला बनाइए, तो ये टाइम पीरियड किन किन बातों पर डिपेंड कर रहा है वो क्वेश्चन में मेंशन होगा। और अगर मेंशन नहीं भी है तो अपने कॉमन सेंस से आप गेस कर सकते हैं कि टाइम पीरियड किन किन बातों पर डिपेंड कर सकता है। सीन में जो कुछ इन्वॉल्व है, इस सीन में जो कुछ इन्वॉल्व है उन सब पर डिपेंड कर रहा है, ऐसा मान लीजिए आप। अगर नहीं डिपेंड करती होगी तो फाइनल फार्मूले में वो टर्म आएगा ही नहीं। सो डोंट वरी फॉर दैट। तो चलिए मान लेते हैं कि ये टाइम पीरियड जो है जिसके लिए फार्मूला बनाना है वो डिपेंड कर रही है, ये जो थ्रेड है इस थ्रेड के लेंथ पर। मान लेते हैं अगर नहीं डिपेंड करती होगी तो फाइनल फार्मूले में ये एल गायब हो जाएगा, उसके लिए परेशान मत होइए। आप सब कुछ मान लीजिए जो दिख रहा है। टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है मान लीजिए लेंथ के पावर ए पर, ए पावर पर। अब कौन से पावर पर डिपेंड कर रहा है ये आप नहीं कह सकते हो अभी। अब ये पहले पावर पर डिपेंड कर रहा है कि दूसरे पर कि तीसरे पर, ये आप नहीं कह सकते हो। तो आपने आर्बिट्री ए मान लिया। सॉल्व करके देख लेंगे कि ए की वैल्यू क्या आ रही है। टाइम पीरियड मान लीजिए डिपेंड कर रहा है, ये जो बॉब लटका हुआ है यहां पर मास, इस मास पर भी डिपेंड कर रहा है। मान लेते हैं इस मास के बी पावर पर डिपेंड कर रहा है। क्योंकि पहले से नहीं पता ना कि मास के कौन से पावर पर डिपेंड करेगा, पहले से ये भी नहीं पता है कि मास पर डिपेंड करेगा भी कि नहीं। तो आप पूरी तरह से फ्री हैं, आपको जो कुछ भी सीन में दिख रहा है सब पर डिपेंड कर रहा है, आप ऐसा मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मास के बी पावर पे मान लीजिए। और एक और विलेन है इस पूरे सीन में, जब ये ऑसिलेट करेगा तो स्मॉल जी भी रोल प्ले करेगा। तो मान लीजिए कि स्मॉल जी के सी पावर पर डिपेंड कर रहा है। अगर आपके मन में ये चिंता हो कि कैसे पता चल रहा है कि किस पर डिपेंड करेगी, तो आप निश्चिंत रहिए, क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि ये टाइम पीरियड किन किन बातों पर डिपेंड करता है। आपको बस चिपकाना है, वो लिख देगा लेंथ पर डिपेंड कर रही है, मास पर डिपेंड कर रही है, जी पर डिपेंड कर रही है। आपको ये बस चिपका देना है कि एल के ऊपर ए, एम के ऊपर बी और जी के ऊपर सी, चिपका दीजिए और बाद में इन्हीं की वैल्यूज निकाल दीजिए, आपका फार्मूला बन जाएगा। तो अगर कलेक्टिवली इसी बात को लिखा जाए, अगर इन तीनों बातों को मिलाकर लिखा जाए तो टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है लेंथ के पावर ए पर, मास के पावर बी पर और स्मॉल जी के पावर सी पर। प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हमेशा फिजिक्स में हटाया जाता है, एक कांस्टेंट लाया जाता है, कोई भी कांस्टेंट के। देखो संकेत मिलने शुरू हो गए, ऐसा लग रहा है कि टाइम पीरियड का फार्मूला बन रहा है, बट अभी भी प्रॉब्लम है। ये सब का सब वेरिएबल है, वैल्यू किसी की नहीं पता है, ए बी सी सब की वैल्यू नहीं पता है। ये पता हो जाए तो फिर फार्मूला बन चुका है, आपका फार्मूला बन चुका है, बट ए बी सी की वैल्यू तो पता हो। तो चलिए वैल्यूज निकालने के लिए यहां पर हम लोग खेल करते हैं। खेल वही डायमेंशन का, दोनों साइड्स के डायमेंशन लिखिए। ये टाइम है, टाइम के पावर 1 आप मान सकते हो, और एम एल नहीं है इसमें, तो आप अपनी तरफ से जोड़ लीजिए m टू द पावर 0, l टू द पावर 0, t टू द पावर 1। कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी हमने t ही लिखा है, ये अभी भी हमने t ही लिखा है केवल। m टू द पावर 0 मीन्स 1, l टू द पावर 0 मीन्स 1। के ये लेंथ है, l से रिप्रेजेंट करिए, ये मास है, m से रिप्रेजेंट करिए, ये एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन है तो lt के पावर -2। डायमेंशन लिख दीजिए एक्सेलरेशन की, पावर c। हमने सिर्फ डायमेंशन लिखी है, दोनों साइड्स की डायमेंशन लिख दिया। अब चलिए ये अगली लाइन आपकी बन जाएगी, l टू द पावर a, m टू द पावर b, l टू द पावर यहां पर आप लिख सकते हो c। महसूस करिएगा, l के पावर c और t के पावर -2c। अब बस हम लोग पावर को कंपेयर करेंगे, पावर को कंपेयर करिए दोनों साइड्स में। यहां m टू द पावर 0 है, बट यहां m के पावर में क्या है, b है, तो पावर्स अगर इक्वल होंगे b इज इक्वल टू 0, पावर्स को इक्वलाइज कर दीजिए, b इज इक्वल टू 0।
उसी तरह से L का पावर यहाँ 0 दिख रहा है, यहां पर L का पावर क्या दिख रहा है इस साइड में L का पावर a प्लस सी है। L का पावर यहाँ a है, यहाँ L का पावर c है, तो यानी L का पावर a प्लस सी है। तो आप ये कह सकते हो कि a प्लस सी की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि इधर L के पावर में 0 है। उसी तरह से टाइम का पावर यहां पर 1 है, बट टाइम का पावर इधर क्या है -2c। तो अगर आप इन तीनों को यूज करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लो तो आपका काम हो गया है, अब कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो आराम से वैल्यू निकाली जा सकती है। a प्लस सी 0 है, यानी कि a की वैल्यू -c है, यहां से a की वैल्यू -c, c की वैल्यू यहां से नजर आ रही है -1/2, और c की वैल्यू अगर -1/2 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2। c की जगह रखिए -1/2, a की वैल्यू 1/2। तो a की वैल्यू भी मिल गई, c की भी मिल गई, b की तो 0 ही है। इन्हीं वैल्यूज को अगर आप इस फार्मूले में रख दोगे तो आपका फार्मूला बन गया। तो चलिए रखिए, a की वैल्यू आई थी 1/2, c की वैल्यू आई थी -1/2 और b की वैल्यू आई थी 0। ये वैल्यूज रखिए, t इज इक्वल टू k, a की वैल्यू आई थी 1/2, b की वैल्यू आई थी 0, c की वैल्यू आई थी -1/2, m टू द पावर 0 यानी 1। अब देखो टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करता था, तो ऑटोमेटिकली मास का टर्म जो है वहां पे खत्म हो गया। डिपेंड करता तो ये m जिंदा रहता, लेकिन टाइम पीरियड मास पर डिपेंड नहीं करता है, और इसलिए मास अपने आप खत्म हो गया यहां से। तो k L टू द पावर 1/2, इसको आप लेके नीचे आ जाओ, या ये आपका मिल जाएगा। तो ये टाइम पीरियड का आपने फार्मूला बना लिया, जहां k कोई कांस्टेंट है और इस कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं।